हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए पहले देखते हैं पिछला अभ्यास प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में खबरों में रहा क्लैड 9 क्या है? ऑप्शंस थे निपाह वायरस का एक वेरिएंट, चिकन पॉक्स का नया वेरिएंट, कोरोना का नया वेरिएंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब था ऑप्शन बी, चिकन पॉक्स का नया वेरिएंट। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत में चिकन पॉक्स फैलाने वाले वायरस के एक नए प्रकार का पता चला है। इस नए वेरिएंट का नाम है क्लैड 9। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV के अनुसार ये वेरिसेला जोस्टर वायरस यानी VZV का एक संस्करण है। आपको बता दें कि चिकन पॉक्स एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो बच्चों और वयस्कों दोनों में आम है। क्लैड 9 की बात करें तो ये वेरिसेला जोस्टर वायरस यानी VZV का एक प्रकार है जो चिकन पॉक्स का कारण है। VZV 9 हर्पीस वायरसों में से एक है और बच्चों, किशोरों में चिकन पॉक्स और वयस्कों में दाद का कारण बनता है। क्लैड 9 के कुछ लक्षणों में फुंसी, बुखार, भूख न लगना, सिरदर्द, थकान और खराब स्वास्थ्य की भावना आदि शामिल हैं। वायरस के संपर्क में आने के 2 से 3 सप्ताह बाद शरीर पर दाने दिखाई देने लगते हैं। चलिए आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से पिकोफ्लेयर जेट क्या है? ऑप्शन है ए गर्म समुद्री हवाएं, बी ठंडी समुद्री हवाएं, सी सूर्य में होने वाली घटनाएं या फिर डी समुद्र में होने वाली घटनाएं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्य में होने वाली घटनाएं। सोलर ऑर्बिटर ने हाल ही में सूर्य की चरम पराबैंगनी छवि को कैप्चर किया है, जिससे कोरोनल होल के भीतर पिकोफ्लेयर जेट के रूप में कई छोटे पैमाने के जेट दिखाई देते हैं। पिकोफ्लेयर जेट सूर्य में होने वाली छोटे पैमाने की घटनाएं हैं जो एक कम समय में बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करती हैं। ये केवल कुछ दर्जन सेकंड तक होती हैं। पिको परिमाण का एक क्रम है जो 1012 या 1 इकाई के 1 ट्रिलियनवें भाग को दर्शाता है। सूर्य के कोरोनल होल में इन जेटों के निर्माण के लिए जिम्मेदार घटना संभवतः चुंबकीय पुनर्संयोजन यानी मैग्नेटिक रिकनेक्शन है। चुंबकीय पुनर्संयोजन में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का विखंडन और पुनर्संयोजन होता है, जिसमें संग्रहित ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा मुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सलेम साबूदाना किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु के सलेम साबूदाना को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि साबूदाना एक मोती जैसा सफेद उत्पाद है जो कच्चे टैपियोका से बनाया जाता है। ये छोटे कठोर ग्लोब्यूल्स या मोती के रूप में दिखाई देता है। साबूदाना उत्पादन की शुरुआत तमिलनाडु के सलेम जिले में हुई, जो शुरू में कुटीर पैमाने पर भारत में साबूदाना उत्पादन के प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। आपको बता दें कि साबूदाना टैपियोका की कुचली हुई जड़ों से प्राप्त गीले स्टार्च पाउडर से निर्मित होता है। गीले स्टार्च पाउडर का उपयोग साबूदाना के निर्माण के लिए किया जाता है, जबकि सूखे पाउडर का उपयोग विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। आपको बता दें कि सलेम साबूदाना का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसका उपयोग त्रावणकोर साम्राज्य में गंभीर सूखे के दौरान खाद्य स्रोत के रूप में किया गया था। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस राजवंश से कोणार्क सूर्य मंदिर संबंधित है? गुप्त, मौर्य, सातवाहन या फिर गंग? तो जवाब होगा ऑप्शन डी, गंग। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी जिले में समुद्र तट पर स्थित है। ये 13वीं सदी का सूर्य मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय लगभग 1250 ईसा पूर्व पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिम्हा देव प्रथम को दिया जाता है। ये सूर्य मंदिर वास्तुकला की पराकाष्ठा है। भगवान सूर्य को समर्पित यह मंदिर 100 फुट ऊंचे रथ की तरह दिखता है, जिसमें विशाल चक्र और घोड़े हैं जो सभी पत्थर से बनाए गए हैं। ये मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के साथ ही हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। इसे भारतीय 10 रुपए के नोट के पीछे की तरफ दर्शाया गया है। नाविकों ने एक बार कोणार्क के इस सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा कहा था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये जहाजों को किनारे पर खींचता था और जहाजों के टूटने का कारण बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मिथुन किस राज्य का राज्य पशु है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर ए और बी दोनों? तो जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा मिथुन गोवंश को खाद्य पशु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मिथुन की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम बोस फ्रंटलिस है। ये एक अर्धपालतू गोजातीय प्रजाति है। यह आदिवासी आबादी के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने बाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आवास और वितरण की बात करें तो ये ठंडी जलवायु पसंद करता है और तेज धूप से बचता है। दुनिया में मिथुनों की सबसे अधिक सघनता भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हुई है। ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है और मुख्य रूप से सामुदायिक खेतों में मांस के लिए पाला जाता है। ये दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान। मिथुन को पहाड़ों का मवेशी भी कहा जाता है। ये भारतीय बाइसन के वंशज हैं। आपको बता दें कि मिथुन पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र नागालैंड में स्थित एक स्वायत्त अनुसंधान केंद्र है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड एलनबरो? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर चार्ल्स मेटकाफ।
1935 में सर चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल कर दिया। इसने प्रेस को अधिक उदार बनाने में सक्षम बनाया, जिसने भारत में प्रेस के विकास में काफी हद तक योगदान दिया। इस अधिनियम ने 1823 के लाइसेंस विनियमों को रद्द कर दिया। इसके बाद इन्हें भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना गया। प्रेस अधिनियम 1835 के तहत एक मुद्रक या प्रकाशक को प्रकाशन के परिसर का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना था। समाचार पत्रों के तेजी से प्रसार को एक अनुज्ञेय प्रेस नीति द्वारा सुगम बनाया गया था। यह कानून 1856 तक प्रभावी रहा और इसके परिणाम स्वरूप देश में समाचार पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत में यूरोपीय समुदाय और कलकत्ता के मुख्य निवासियों ने उत्साह के साथ इस अधिनियम का स्वागत किया। चलिए अगला प्रश्न। बायोस्फीयर रिजर्व को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? 4, 5, 2 या फिर 3? तो सही आंसर है ऑप्शन डी 3। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के 3 क्षेत्र हैं, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। कोर क्षेत्र की बात करें तो ये बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे संरक्षित क्षेत्र है। इसमें स्थानिक पौधे और जानवर हो सकते हैं। इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रक्रियाएं जो प्राकृतिक क्रियाओं या वन्य जीवों को प्रभावित न करें की जा सकती हैं। इस क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी का प्रवेश वर्जित है। वहीं बफर क्षेत्र या बफर जोन की बात करें तो ये कोर क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पूर्णतः नियंत्रित व गैर विध्वंसक हों। इसमें सीमित पर्यटन, मछली पकड़ना, चराई आदि शामिल हैं। जबकि संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन जोन की बात करें तो ये सबसे बाहरी हिस्सा होता है। ये सहयोग का क्षेत्र है जहां मानव उद्यम और संरक्षण सद्भाव से किए जाते हैं। इसमें बस्तियां, फसलें, प्रबंधित जंगल और मनोरंजन के लिए क्षेत्र तथा अन्य आर्थिक उपयोग क्षेत्र शामिल हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? चना, कपास, मटर या फिर गेहूं? आंसर होगा ऑप्शन बी कपास। कपास खरीफ की फसल है और इसे परिपक्व होने के लिए 6 से 8 महीने की आवश्यकता होती है। कपास अधिक सिंचित फसल है। ये देश के प्रमुख हिस्सों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के कुछ हिस्से में बोई जाती है। मार्च से मई तक इसकी कटाई की जाती है और मानसून के शुरू होने के साथ जून जुलाई में बारिश में ये फसल बोई जाती है। खरीफ फसलों को मानसूनी फसलों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि मानसून के मौसम में इनकी खेती की जाती है। ये फसलें बारिश के मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चारा या सोरगम, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि सभी खरीफ की फसलें हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में हुई थी? तुर्की, अरबी, फारसी या फिर उर्दू? तो उत्तर है ऑप्शन ए तुर्की। बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया और इसका नाम बाबरनामा रखा। बाबर ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर मुगल साम्राज्य का पहला सम्राट था। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। ईवी रामासामी पेरियार की जयंती कब मनाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 10 अक्टूबर, बी 17 सितंबर, सी 20 अगस्त या फिर डी 15 सितंबर। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।